नमस्कार दोस्तों। अपना जो पिछली सीरीज चल रही थी 1857 की क्रांति वो पूरी हुई। आज हम राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। राजस्थान में किसान आंदोलन की जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन। जैसे ही किसान आंदोलन का नाम आता है तो अपने जहन के अंदर एक ही शब्द निकल के आता है, वो है बिचौलिया। तो बिचौलिया किसान आंदोलन भारत में चलने वाला सबसे लंबे समय तक चलने वाला कोई अहिंसक किसान आंदोलन था, तो वो बिचौलिया किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1897 से मानते हैं और 1941 तक अनवरत रूप से चलता रहा था। और इसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में तोड़ेंगे। अध्ययन की दृष्टि से इसको पहला भाग होगा वो 1897 से 1915 तक पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे इसके 1916 से 1922 तक। और जो तीसरा चरण होगा बिचौलिया किसान आंदोलन का, वो 1923 में प्रारंभ होगा और 1941 में समाप्त होगा। तो हम बिचौलिया किसान आंदोलन को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम अब विशेषकर ईओआरओ के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी आपके इस कोर्स को हम पूरा करवाएंगे। ईओ और आरओ का जो सिलेबस है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें राजस्थान से संबंधित 80 क्वेश्चन आएंगे। 80% राजस्थान से संबंधित होंगे और 40% आपके नियम, राजस्थान नगरपालिका नियम से आएंगे। बिचौलिया किसान आंदोलन के ऊपर अध्ययन करूं तो उससे पहले मैं बिचौलिया के बारे में आपको बता दूं कि महाराणा संग्राम सिंह के समय बिचौलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का। बिचौलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और मेवाड़ रियासत में आता था। अब मैं बताऊं बिचौलिया के बारे में। बिचौलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जब मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह थे, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास में राणा सांगा के नाम से जो व्यक्तित्व जाना जाता है वो मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह थे। इन्होंने बिचौलिया ठिकाने को अशोक परमार को दिया था और जब खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उस खानवे के युद्ध में अशोक परमार अपने पुत्र के साथ में भाग लेता है और वो उस युद्ध में शहीद होते हैं। तो बिचौलिया ठिकाना संग्राम सिंह जी के समय अशोक परमार को दिया गया था। अशोक परमार को, वो इन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। खानवा का युद्ध जब हम राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे कि 1527 में लड़ा गया था ये युद्ध। खानवा भरतपुर में है, वर्तमान में भरतपुर में पड़ता है खानवा। तो उस समय अशोक परमार के पास में था। कालांतर में इन्हीं के वंशज यहाँ के राव बनते रहे, यहाँ के सामंत बनते रहे। हम जब देखते हैं इनके इतिहास में तो केशव दास जी जब यहाँ के सामंत बने थे, जब केशव दास जी यहाँ के सामंत बने थे, राव केशव दास जी, उस समय मराठों ने आक्रमण किया था। मराठों का आक्रमण, तो मराठों का आक्रमण हुआ था केशव दास जी के समय। उस समय यहां रहने वाली आम जनता, जिसमें विशेषकर धाकड़ जाति के किसान थे, इन्होंने राव का बहुत तन्मयता के साथ में, पूरी लगन के साथ में सहयोग किया और राव ने इन मराठों के आक्रमण को असफल किया। मतलब राव और किसानों के संबंध अच्छे थे। इसके बाद में जब केशव दास जी के बाद में हम आगे और उनकी पीढ़ियों में देखते हैं तो अंतिम राव जिनके संबंध किसानों के साथ में अच्छे थे वो थे गोविंद दास जी। गोविंद दास जी तक के समय में बिचौलिया ठिकाने के संबंध किसानों के साथ में अच्छे थे, मधुर संबंध थे। किसान और ठिकानेदार बड़े प्यार के साथ में रहते थे और अपना
अच्छे से गुजारा चल रहा था, किसानों का भी और राव का भी। जब 1894 में राव केशव दास की मृत्यु हो जाती है, तो अगला जो राव बनता है, अगला जो सामंत बनता है, अगला जो ठिकानेदार बनता है, वो थे करसन सिंह जी, राव करसन सिंह जी। अब इनके समय से किसानों और राव के संबंधों में कटुता आना प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आते ही जितने भी पुराने प्रशासक थे, जो पुराने प्रशासक थे, उनको हटा दिया। जितने भी पुराने पटेल थे गांव में, इन पटेलों को हटाकर नए नियुक्त किए। जो चौधरी, मुकादम जो भी थे, इन सबको हटाकर नए सिरे से नियुक्ति कर दी। अब पुराने वाले को पता था कि सामंत का कैसा व्यवहार था आम जनता के प्रति, आम किसानों के प्रति, पर ये इनकी नयों की नियुक्ति कर दी, साथ में लगान भी बढ़ा दिया, लगान में वृद्धि कर दी। राव करसन सिंह जी ने 1903 में एक कर लगाया, चौरी कर। चौरी का मतलब ही लड़की होती है, अर्थात लड़की की शादी के ऊपर किसानों को कर देना पड़ता था। कितनी दुख की बात है कि हम लड़की की शादी के में हम कन्यादान करके आते हैं, कुछ लिखा के आते हैं, वहां किसानों को अपनी लड़की की शादी में कर देना पड़ेगा। कर की राशि 5 रुपए थी। सोचो एक बार, बड़ी सोचनीय बात है कि 1903 में एक लड़की की शादी के ऊपर 5 रुपए कर, जहां लड़की की शादी में 25-30 रुपए में पूरी शादी हो जाया करती थी। उस जमाने में 25 से 30 रुपए लगते होंगे एक लड़की की शादी में, और राव साहब ने 5 रुपए लड़की की शादी पे कर लगा दिया। किसान बड़े व्यतीत हुए, बड़े दुखी हुए कि अब क्या हो। किसानों ने 2 साल तक अपनी लड़कियों की शादी ही नहीं की। 2 साल मतलब 1903 में एक कर लगा, 1903 में चौरी कर लगाया, और 2 साल तक शादी नहीं की। तो 1903 से क्या आ गया, 1905, और क्या किया, 1905 में किसानों ने विवाह योग्य 200 लड़कियों को एकत्रित किया और राव के किले के सामने चले गए। राव ने जब इस स्थिति को देखा, राव के कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राव ने किसानों के साथ में बुरा व्यवहार किया। इससे किसान दुखी हुए, और जो 1905 की अक्षय तृतीया के ऊपर हम हल चलाना स्टार्ट करते हैं, फसल की बुआई की शुरुआत करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं। 1905 की अक्षय तृतीया पर किसानों ने तय किया, अक्षय तृतीया का मतलब आखा तीज। हम आखा तीज बहुत अबूझ छावा माना जाता है। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में आखा तीज को। तो अक्षय तृतीया पर इन्होंने हल नहीं चलाया। जब ये हल नहीं चलाए और पड़ोसी राज्यों की तरफ गमन कर गए। पड़ोसी राज्य कौन से होंगे, बूंदी होगी या एमपी की रियासतें लगती होंगी, उनकी तरफ गमन कर गए। इससे राव थोड़ा घबराया, और राव घबराया तो राव ने इनकी कुछ मांगे मानी। और क्या मांगे मानी, राव और किसानों के बीच में समझौता होता है 1905 में। राव और किसानों के बीच में समझौता होता है 1905 में। जो समझौता हुआ
इस समझौते में तय हुआ कि चौरी की लाख को आधा कर दिया जाएगा। चौरी की लाख 1/2 हो जाएगी, मतलब चौरी की लाख जो 5 रुपए थी अब 2.5 रुपए हो जाएगी। साथ में जो लगान आप 1/2 दे रहे हो, अब उसको घटाकर हम 2/5 कर देंगे। ये एक प्रकार से किसानों की हल्की जीत थी। इसी दौरान एक नया घटनाक्रम भी चल रहा था। वो क्या था? 1897 में, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, गिरधरपुरा गांव जो बिजोलिया के पास में ही पड़ता है, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में, गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज का आयोजन था। अब मृत्यु भोज का आयोजन होता है तो इसमें आसपास के सभी बड़े बड़े किसान आए हुए थे, और इसी मृत्यु भोज में साधु सीताराम दास भी आए हुए थे। साधु सीताराम दास भी थे। यहां पे जब मृत्यु भोज की रस्म हुई, सभी आपस में बैठे तो सभी ने सोचा, सभी ने आपस में बातचीत की कि यार राव बहुत ज्यादा कर ले रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है अपने लोगों को, अपने किसानों को अनावश्यक लगान ले रहा है, और फिर अब तो एक नई, इस आपस में तय हुआ और आपस में बातचीत हुई तो इन्होंने निर्णय निकाला कि 2 आदमियों को इन्होंने नॉमिनेटेड किया। और 2 व्यक्ति कौन थे? एक था नानजी पटेल, नानजी, और दूसरे थे ठाकरी जी पटेल। ये तय हुआ कि ये दोनों व्यक्ति उदयपुर महाराणा के पास जाएंगे और राव की शिकायत करेंगे। तय ये हुआ था कि ये उदयपुर महाराणा के पास में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? उदयपुर महाराणा के पास। इस समय उदयपुर का महाराणा कौन था? इस समय उदयपुर महाराणा थे फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी वही महाराणा जी ने 1903 में केसरी सिंह भारत ने चेतावनी रा चूंटिया नामक सोटे लिखकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। महाराणा फतेह सिंह जी के पास में नानजी और ठाकरे जी पटेल गए। अब वह महाराणा जी से मिलने का टाइम नहीं मिले। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकलते, ऐसे करते करते इनको 7 महीने बाद में महाराणा जी से मिलने का मौका मिला। महाराणा जी से बातचीत हुई और महाराणा जी ने एक हामिद हुसैन नामक अधिकारी नियुक्त किया इनकी जांच के लिए। याद रखना कौन था वो अधिकारी का नाम, परीक्षाओं में पूछा जाता है, हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को जांच अधिकारी बनाया। हामिद हुसैन को जांच अधिकारी बनाया। हामिद हुसैन ने जांच की और पाया कि किसानों की मांग जायज है। वास्तव में ही राव अपनी हठ धर्मिता पे आया हुआ है और किसानों पर नाना प्रकार के कर लगा रहा है। यूं बोलते हैं कि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे और अपनी मनमर्जी से लाटा कूटा किया जाता था। किसानों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। हामिद हुसैन जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने महाराणा को रिपोर्ट दी। हामिद हुसैन, इन्होंने जो रिपोर्ट दी, जो अपना प्रतिवेदन, जो अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में किसानों की मांगों को जायज माना। इन्होंने किसानों की मांगों को जायज माना, पर महाराणा ने सिर्फ सामंत को चेतावनी दी। महाराणा ने सामंत को चेतावनी दी पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं की तो सामंत का हौसला बढ़ गया और सामंत ने
अपना दमन चक्कर चलाना प्रारंभ किया। इसी दौरान 1906 में जो राव थे, राव कृष्ण सिंह जी, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में जो नए राव बनते हैं वो बनते हैं राव पृथ्वी सिंह जी, राव पृथ्वी सिंह। 1906 में बने ये राव और इन्होंने सामंती गद्दी पे बैठते एक नया करोड़ लगा दिया जिसे तलवार बंदाई कहा जाता है। होता यह था कि जब भी कोई नया सामंत बनता था, नया सामंत गद्दी पे बैठता था, तो महाराणा की तरफ से उनको किल्लत वगैरह जो भेंट दी जाती थी, जो तलवार दी जाती थी, उसके बदले में नया सामंत उनको कुछ ना कुछ एक निश्चित कर की राशि देता था। अब तक तो क्या है कि सामंत अपने खजाने से ही देते थे, परंतु पृथ्वी सिंह ने वो राशि अब किसानों से वसूलना प्रारंभ कर दी, उसको एक लगान के रूप में किसानों के ऊपर थोप दिया और कहा कि ये तो देना ही पड़ेगा। किसान और भी ज्यादा व्याकुल हुए, किसानों ने इसका विरोध किया और यह घटनाएं चलती रही। आप एक बार वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, इससे सभी को फायदा मिलेगा। जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जहां विशेषकर राजस्थान से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और राजस्थान सरकार ने बहुत सारी भर्तियों की घोषणा भी की है, ये सब आपको पता ही होगा। तो हम देखते हैं जो पहला चरण चला, पहले चरण में जो आंदोलन के नेता थे, अगर मैं एक संक्षिप्त में बताऊं कि पहले चरण में जो आंदोलन के नेता थे उनमें साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, ब्रह्म, साधु सीताराम दास, फतेहकरण, प्रेमचंद, प्रेमचंद भील और ब्रह्मदेव। साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव, ये पहले चरण में आंदोलन के नेता थे। हुआ यह था कि जब इन्होंने आंदोलन में भाग लिया तो टिकाणे ने, साधु सीताराम दास टिकाणे में पुस्तकालय में नौकरी करते थे। पुस्तकालय में नौकरी करते थे और ये पुस्तकालय में नौकरी करते थे, इसीलिए इनको नौकरी से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मतलब इनको निकाल दिया गया। और फतेहकरण और ब्रह्मदेव को राज्य से निर्वासित कर दिया गया कि आप कभी बिजोलिया में दिख मत जाना, नहीं तो देखना आपके साथ में क्या सलूक किया जाएगा। 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में जो नए राव बनते हैं, केसरी सिंह, केसरी सिंह है जी, ये अल्पवयस्क थे, मतलब कम उम्र के थे, और कम उम्र के थे तो अब ठिकाने में किसी प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी, और इस समय जो प्रशासक नियुक्त किया गया उनका नाम था अमर सिंह जी राणावत। तो केसरी सिंह जी के समय (1914) में जब केसरी सिंह जी राव बने तो प्रशासक नियुक्त कर दिया गया ठाकुर अमर सिंह जी राणावत, ये थे प्रशासक। मतलब राव तो छोटे थे
तो अब ठिकाने का सारा काम धाम अमर सिंह जी देखेंगे। ये प्रशासक के रूप में काम करेंगे। इनकी सहानुभूति किसानों के साथ में थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि लगान की दर घटा दी, लगान की दर कम कर दी, और यह भी कहा कि किसान अब अपने खेत से बबूल का पेड़ काट सकते हैं। मतलब ये सोचो, एक बबूल का पेड़ काटने के लिए भी राव से अनुमति लेनी पड़ती थी, पर अब क्या कर दिया इन्होंने, उसकी छूट दे दी। साथ में महुआ की उपज का जो पहले 1/2 लिया जाता था, अब 1/3 कर दिया। महुआ एक पौधा होता है जिससे शराब बनती है, पहले 1/2 लिया जाता था, अब इसको कम करके 1/3 कर दिया। जब इन आंदोलनों की सूचना अंग्रेज रेजिडेंट को मिलती है, उस समय जो रेजिडेंट थे वो विल्किंसन थे, तो इन्होंने इनकी तुलना बोल्शेविक क्रांति से की। क्योंकि अगर हम विश्व इतिहास की दृष्टि में देखते हैं तो उस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी। 1914 के लगभग ही रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, और इस वजह से इसकी तुलना बोल्शेविक क्रांति से की। इस प्रकार से हम देखें तो ये पहला चरण पूरा हो जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण पूरा होता है। आप एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से जोड़ने की कोशिश करें। दूसरे चरण, पहला चरण जो 1897 से चला था 1915 में, अगर इसका संक्षिप्त बताऊं तो मैं आपको, आप देखेंगे कि 1897 में जब एक गिरधरीपुरा में एक मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था, उस मृत्यु भोज में नानजी और ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजना तय हुआ। जब वो उदयपुर गए, महाराणा जी से मिले और महाराणा जी ने हामिद हुसैन नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया। उन्होंने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी, और किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी पर महाराणा जी ने सिर्फ सामंत को चेतावनी देकर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए सामंत का हौसला बढ़ गया और सामंत ने चौरी नामक एक नया कर लगा दिया। सामंत की मृत्यु के बाद में जब नया सामंत बना तो उन्होंने तलवार बंदाई नामक कर लगाया, और जब उन्होंने तलवार बंदाई नामक कर लगाया, उसके बाद में जब 1914 में जब उनकी भी मृत्यु हुई और जब नए सामंत केसरी सिंह जी अल्प आयु के थे और उनकी प्रशासक के रूप में अमर सिंह जी राणावत को नियुक्त किया गया, तो अमर सिंह जी राणावत की कुछ झुकाव किसानों की तरफ था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस आंदोलन का पहला पड़ाव किसानों के पक्ष में जाकर समाप्त हुआ। अब हम आगे दूसरे चरण के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरे चरण में क्या हुआ कि साधु सीताराम दास जी को लग गया कि हम ऐसे तो आंदोलन को सफल नहीं कर सकते, अब इस आंदोलन में किसी बड़े लीडर को जोड़ना पड़ेगा। और बड़े लीडर को जोड़ने के लिए बिजोलिया में उस समय विजय सिंह जी पथिक आए हुए थे। विजय सिंह जी पथिक एक बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। इनका मूल नाम भूप सिंह था। इनका मूल नाम, मूल या वास्तविक नाम, और एक अपना नाम बदलकर यहां पे रह रहे थे। इन्होंने क्या कर रखा था, एक विद्या प्राचारणी सभा का गठन कर रखा था। विद्या प्राचारणी सभा बना रखी थी, और इसमें 3 चीज थी। इसके अधीन 3 चीजें काम करती थी। एक तो इनका पुस्तकालय था, भाई जिसको पढ़ने लिखने का शौक है वो आओ पढ़ लो। एक इन्होंने पाठशाला खोल रखी थी पढ़ाने लिखाने के लिए, और एक अखाड़ा चलाते थे कुश्ती के लिए। ये 3 चीज। यहां पे साधु सीताराम दास आए और इनसे मिले कि भाई साधु सीताराम दास आए और इनसे मिले कि आप आओ बिजोलिया और किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। वैसे विजय सिंह पथिक जी को खूब दिन हो गए थे गुमनाम की जिंदगी जीते हुए, तो इनको देखा कि मौका मिल गया वापस नेता बनने का, राष्ट्रीय पटल पर आने का, और ये इस आंदोलन से वापस जुड़ गए। इन्होंने भाग लिया इस आंदोलन में, और इस आंदोलन में भाग लेने के बाद में इन्होंने कहा कि तुम्हारा संगठन क्या है।
तो बोला संगठन, ये क्या चीज है? ये तो नई चीज है कि कोई भी आंदोलन चलाने के लिए एक संगठन होना चाहिए, और उस संगठन के लिए इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। भूप सिंह जी ने, जो विजय सिंह पथिक जी थे, उनका वास्तविक नाम भूप सिंह जी था, इन्होंने बिजोलिया में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और एक किसान पंचायत भी बनाई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, इसकी स्थापना की, अध्यक्ष मन्ना पटेल जी बन गए। और ऐसे ही इन्होंने किसान पंचायतें बनाई और कहा कि पूरे हर गांव में ऐसी एक पंचायत बना लेनी चाहिए, जिससे क्या है कि आंदोलन को एक समर्थन मिलेगा, एक सहयोग मिलेगा, लोग जुड़ेंगे, लोगों की आस्था आएगी कि हाँ कुछ हो रहा है और किसानों को सफलता मिलेगी। इसी दौरान क्या होता है, अगर हम आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे तो विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 में प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो राव ने 1916 के लगभग युद्ध के नाम पर टैक्स वसूलना प्रारंभ किया। और टैक्स भी क्या? प्रति हल 10 रुपए। प्रति हल कितना? 10 रुपए। बहुत ज्यादा राशि। मान लो किसी घर में 2 हल हो तो उनको 20 रुपए देना पड़ेगा। 1916 में 20 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। इसका विरोध किया और विरोध करवाया विजय सिंह जी पथिक ने। इन्होंने कहा कोई कर नहीं देगा, और इन्होंने खेत में हल ही नहीं जोता। हल ने मतलब जमीन को पड़त छोड़ दी, जमीन को पड़त छोड़ी। विजय सिंह पथिक जी के कहने पर जमीन को पड़त छोड़ी। इस समय प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार ने एक गीत गाया था, और वो गीत था मान मान मेवाड़ा राणा, मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। मतलब ये वही है कि ये मेवाड़ महाराणा, अब तो तू किसानों की दुर्दशा को देख और मान जा, नहीं तो वही होगा जो रूस के जार के साथ में हुआ था। इसी दौरान क्या होता है कि विजय सिंह जी पथिक तो बड़े नेता थे, उन्होंने संपर्क किया और 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हो रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, और बिजोलिया के बारे में वह प्रस्ताव रखवाने के लिए तिलक जी को तैयार कर लिया। और तिलक साफ प्रस्ताव रखने ही वाले थे, परंतु गांधी जी के विरोध के कारण वो प्रस्ताव नहीं रख पाए। गांधी जी का मानना था कि हम सिर्फ ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाएंगे, ना कि रियासती भारत में भी। इसमें तो सफलता नहीं मिली, परंतु जब 1920 आया और नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें भी पथिक जी पूछ गए। पर इसमें तो और भी जोरदार, अपने साथ में पथिक जी 3 किसानों को लेके गए, कालू जी, नंदराम जी, गोकुल जी। कालू जी, याद रखना ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस बार, नंदराम जी और गोकुल जी बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना आप इसको। कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, इन 3 किसानों को साथ में ले गए और इन तीनों किसानों ने प्रदर्शनी लगाई थी बिजोलिया की दुर्दशा के ऊपर। बिजोलिया में किसानों के साथ में क्या हो रहा है, इस बात के ऊपर इन्होंने वहां पे प्रदर्शनी लगाई थी। तो पूछेगा
कि कौन से 3 किसानों ने नागपुर अधिवेशन के दौरान बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा के ऊपर प्रदर्शनी लगाई थी। गांधी जी ने देखा, गांधी जी विचलित हुए और उदयपुर महाराणा को गांधी जी ने बोला। और इसी दौरान उदयपुर महाराणा ने जब यह आंदोलन बढ़ा तो एक जांच आयोग गठित किया ठिकाने और किसानों में समझौता करवाने के लिए। तो ध्यान रखना 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेते हैं, परंतु उनका प्रस्ताव नहीं पास होता है। 1920 में प्रदर्शनी लगवाकर इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब मैं जांच आयोग लिखूं। सबसे पहला जो जांच आयोग बनवाया था मेवाड़ सरकार ने 1919 में। 1919 में जो जांच आयोग बना था, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई परीक्षा में पूछा गया है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो आंसर क्या होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिंदुलाल भट्टाचार्य, साथ में 2 सदस्य और थे, अमर सिंह और अफजल अली। अमर सिंह जी और अफजल अली। जो 1919 में जांच आयोग गठन किया गया मेवाड़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ सरकार द्वारा। और ये हुआ क्या था कि बिजोलिया के पास में गोविंदपुरा गांव था। इस घटना के बारे में मैं बताऊं, गोविंदपुरा गांव था और इस गोविंदपुरा गांव का एक बंदा था नारायण पटेल। एक किसान था नारायण पटेल। इसने क्या है कि बेगार करने से मना कर दिया। गोविंदपुरा गांव के नारायण पटेल ने बेगार करने से मना कर दिया ठिकाने को। यह ठिकाने के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई व्यक्ति बेगार करने के लिए मना कर दे। बेगार का मतलब होता बिना कुछ दिए आपको ठिकाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसने मना कर दिया तो नारायण पटेल को क्या कर लिया? गिरफ्तार। जब नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया तो लगभग 200 से ज्यादा किसान आए। साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा ये आए। माणिक्यलाल वर्मा उसी समय जुड़ गए थे जब विजय सिंह जी पथिक इस आंदोलन के साथ जुड़े थे और विजय सिंह जी पथिक से ही प्रभावित होकर वो इस आंदोलन के साथ में जुड़े थे। मतलब दूसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। इनको गिरफ्तार किया तो 200 के लगभग किसान, भाई उस समय गाड़ी होते नहीं थे, ऊंट घोड़ों पर उन पे बैठ के आए होंगे। आकर किसान किले के सामने आए और वहां पर नारे लगाए कि नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल दो, नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। उस समय तो ठिकानेदार ने कुछ नहीं कहा, पर बाद में उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास को इन दोनों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तुम ही थे भैया वहां पे हाय हाय करने वाले, नारे लगाने वाले। और इनको जब गिरफ्तार कर लिया, जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ा, किसान उग्र हो गए और भी ज्यादा, यूं लगा कि आंदोलन हिंसक होगा। उसी समय मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह जी और अफजल अली के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन कर दिया। इस जांच आयोग ने किसानों की कुछ मांगे मांग ली और माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास जी को जेल से रिहा कर दिया। और जो दूसरा जांच आयोग बना था, वो जब अंग्रेजों को पता लग गया कि मामला बढ़ता जा रहा है तो मामले को कैसे लेकर शांत किया जाए,
तो अंग्रेजों ने उस समय के एजीजी होलैंड के नेतृत्व में जो जांच आयोग बनाया था उसके सदस्यों के नाम लिखो। एजीजी होलैंड था, दूसरा इनका सचिव था जलवी, अंग्रेज रेजिडेंट विलिकंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। ये तो महाराणा के प्रतिनिधि थे, ये अंग्रेज रेजिडेंट था, ये एजीजी था और ये इनका निजी सचिव था। 1921 में इसका गठन किया गया और इनसे बात करने के लिए जो किसान गए थे 1922 में 1922 में मोतीलाल नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। तो रामनारायण चौधरी, वर्मा जी, माणिक्यलाल, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और एक मोतीलाल, ये गए थे किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जब ये गए तो फरवरी 1922 में इनमें समझौता हो गया और लगभग 25 के लगभग लागतें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से दूसरा चरण जाकर समाप्त होता है जो 1915 से चला। 1915 में हमने देखा एक तो गिरधारीपुरा की, एक तो गोविंदपुरा की घटना देखी, विशेषकर नारायण पटेल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में जब वो विरोध किया था साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। और जब इसके लिए जब जांच आयोग बिठाया था बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह जी और अफजल अली के नेतृत्व में, उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास को जेल से रिहा कर दिया गया था। जब आंदोलन और ज्यादा बढ़ा, अंग्रेजों ने एजीजे होलैंड, आल्वी, विलिकंसन, प्रभाष चटर्जी और बिहारी लाल के नेतृत्व में दूसरा जांच आयोग बिठाया और इस आयोग के विरुद्ध किसानों की तरफ जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस आयोग में मिलने गए थे, उसमें रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण पटेल और मोतीलाल थे। और इनके बीच में समझौता फरवरी 1922 में हो जाता है और इसके साथ में दूसरा चरण इस आंदोलन का अपने पड़ाव की तरफ जाता है। दूसरे चरण के बाद में जब तीसरा चरण स्टार्ट करते हैं हम इस आंदोलन का, ये देखो राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था जो अहिंसक रूप से चला। ये बहुत बड़ी बात थी कि 1897 में कोई आंदोलन प्रारंभ होता है, 1941 में जाकर उसका पटाक्षेप होता है और तब तक उसमें कोई हिंसक घटना नहीं आती। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि कोई किसान मरा या कोई ठिकानेदार में कोई गोलीबारी की घटनाएं हुई, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब इसके तीसरे चरण की शुरुआत देखते हैं तो 1923 से होती है और जो 1941 तक चलती है। इसका तृतीय चरण 1923 से प्रारंभ होकर 1941। अब इस समय तक आते आते रामनारायण चौधरी जी भी अपने आप में बड़े नेता थे और विजय सिंह पथिक जी बड़े नेता थे। हुआ यह था कि 1923 से 26 के बीच में लगातार बिजोलिया में अकाल पड़ा और जब लगातार अकाल पड़ा और 1926 में लगान की दर बढ़ा दी और भी दूसरी कई प्रकार की लागतें लगा दी, तो अब वो कैसे दे किसान। तो आरोप लगाया कि विजय सिंह पथिक जी के कहने पर किसानों ने जमीन नहीं जोती और ठिकानेदार ने उन जमीनों की नीलामी करवा दी। बहुत बड़ी घटना हुई। जो दूसरे महाजन साहूकार थे उन्होंने बोली लगाई और उन जमीनों को छुड़ा ली। किसान के लिए जमीन का क्या महत्व होता है, जो एक किसान होता है वो अच्छे से समझता है। जमीन ही नहीं होगी तो वो करेगा क्या, खाएगा क्या। इसलिए रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक में आपस में
वैमनस्य की भावना आ गई और दोनों ही इस आंदोलन से एक प्रकार से अलग हो गए। तो अब आंदोलन का नेतृत्व कौन करे, आंदोलन को कौन चलाए, इसलिए माणिक्यलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज जी से आग्रह किया। माणिक्यलाल वर्मा जी ने जमनालाल बजाज से कहा कि आप आओ साहब और आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो। जमनालाल जी बजाज बहुत अच्छे रईसजादे, बहुत सेठ जी थे, गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते थे, गांधी जी के सबसे प्रिय लोगों में से थे। गांधी जी के आंदोलन चलाने का आधे से ज्यादा खर्चा इधर से निकलता था। ऐसे छोक कहां आएंगे, तो इन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय भेजा। हरिभाऊ उपाध्याय बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे से लोगों को जोड़ लेते थे। ये आए। अब ठिकानेदार ने 1926 में जब इन्होंने खेती नहीं की तो 1926 के लगभग ही इनकी जमीनें क्या कर दी थी, नीलाम कर दी थी। अब किसान 26 से 31 आ गई। अब एक किसान के लिए 5 साल का पीरियड, वो भी बिना जमीन के निकालना कितना कष्टकारी होता है। एक किसान होता है वो अच्छे समझता है, उसके पूरे घर परिवार का सारा खर्चा ही सब कुछ ही खेती से चलता है। 31 तक कैसे निकालता, लास्ट में इनका भी हिम्मत जवाब दे दी और ये जबरदस्ती जाकर उन खेतों को जोतने लग गए। जब ये खेतों को जोतने लग गए तो जिन्होंने ले रखी थी उन्होंने सामंत से कहा और ठाकुर ने इनके साथ में बदतमीजी की, इनके साथ में कुटाया पुलिस के द्वारा। अंत में मदन मोहन मालवीय ने, उदयपुर महाराणा के प्रधानमंत्री उस समय जो सुखदेव प्रसाद थे, उनको पत्र लिखा। मदन मोहन मालवीय जी ने मदन मोहन मालवीय जी मदन मोहन मालवीय जी ने पत्र लिखा सुखदेव प्रसाद। ये कौन थे, ये प्रधानमंत्री थे उस समय मेवाड़ के। इन्होंने कहा कि हाँ देखते हैं, दिखवाते हैं मामले को। और अंत में जब इनकी जो किसान पंचायत बोर्ड बनाया था, जो उसने भी 1938 में लिख के दे दिया कि हम आगे से किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद 1941 में जाकर इस आंदोलन इनका समझौता हुआ, किसानों को जमीनें वापस दी गई और उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे टी राघवाचारी, टी विजय राघवाचारी, टी विजय राघवाचारी। और राजस्व मंत्री उस समय थे मेवाड़ के, उस समय मेवाड़ के राजस्व मंत्री थे मेहताजी मोहन सिंह मेहता। उस समय मेवाड़ के राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह जी मेहता जी। ये 1941 में जाकर समझौता हुआ और किसानों को जमीनें वापस लौटाई गई। इस प्रकार से जो आंदोलन 1897 से प्रारंभ हुआ था, उसका अंतिम पड़ाव 1941 में रहा। ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन को कई अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा था। उसमें थे कानपुर से प्रकाशित होने वाला प्रताप अखबार, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था प्रताप। ये प्रकाशित कहां से हो रहे थे, कानपुर से। और कौन थे इनके, गणेश शंकर विद्यार्थी। दूसरा प्रयाग से अभ्युदय प्रकाशित होता था। ये अभ्युदय अखबार का नाम है और ये प्रकाशित होता था प्रयाग से। ऐसे ही मराठा अखबार जो तिलक जी निकाला करते थे, ये प्रकाशित होता था पूना से। और भारत मित्र
ये जो कोलकाता से प्रकाशित होता था, और एक जो राजस्थान से राजस्थान केसरी। प्रताप कानपुर से इस अखबार में डेली न्यूज छपती थी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अभ्युदय प्रयाग से प्रकाशित होता था, मराठा पूना से प्रकाशित होता था, भारत मित्र कोलकाता से प्रकाशित होता था, राजस्थान केसरी अपने राजस्थान से प्रकाशित होता। तो ये प्रमुख अखबार थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाएं अपने उसमें छापा करते थे, अखबारों में छापा करते थे। इसके बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में बिजोलिया के पास में एक मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है और वो है बेगू। तो बेगू में भी किसान आंदोलन हुआ। बेगू किसान आंदोलन, नहीं, ये भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ में। और उस समय यहां का ठिकानेदार थे ठाकुर अनूप सिंह जी। उस समय मेवाड़ यहां के ठिकानेदार थे ठाकुर अनूप सिंह जी। घटना है 1921 की। इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1921 से। 1921 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और वो जगह जहां से इसकी शुरुआत मान जाती है वो है बेहरू कुंड नामक स्थान से। बेहरू कुंड कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है मेनाल। यहां से शुरुआत मानी जाती है बेगू किसान आंदोलन की। 1922 में मंडावरी में किसान सम्मेलन हुआ था। यहां पे गोलीबारी करवाई गई। मंडावरी किसान सम्मेलन में गोलीबारी करवाई गई। फिर 1922 में क्या हो जाता है कि ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता होता है। ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौता कब होता है? 1922 में अनूप सिंह जी और किसानों के मध्य समझौता। ये समझौता कराने में जो मध्यस्थता निभाते हैं वो है विजय सिंह जी पति। अनूप सिंह जी और किसानों के मध्य समझौता होता है, मध्यस्थता करवाते हैं, उनका नाम है विजय सिंह जी पति। विजय सिंह जी पति की मध्यस्थता से समझौता हो जाता है, परंतु अंग्रेजों को यह समझौता अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उदयपुर महाराणा को कहते हैं कि यह समझौता बोल्शेविक समझौता है। तो इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। यही नहीं करते, इसको अमान्य करवा देते हैं उदयपुर महाराणा से, और साथ में अनूप सिंह जी को नजरबंद। और यहां पे भेजा जाता है ट्रेंच को। ट्रेंच को कहा जाता है कि आप जाके जांच करो, आप किसानों के साथ में समझौता करो। ट्रेंच कह देता है कि मुझसे जो मिलने आएगा वो सिर्फ बेगू का किसान होगा, मैं किसी के माध्यम से नहीं मिलूंगा, कोई दूसरे नेता को अपने से नहीं मिलने दूंगा। तो कोई किसान मिलने ही नहीं जाता। तो ये कहता है कि कोई समस्या ही नहीं है, छोटी मोटी 2-5 लाखों को हटाकर बाकी सभी को सही मानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेगू तो सभी किसान खुश हैं। पर ये लगान वसूली प्रारंभ करवाता है, किसान लगान नहीं देते। और यहां पे एक दर्दनाक घटना होती है बेगू में। कौन सी घटना होती है? गोविंदपुरा हत्याकांड।
गोविंदपुरा हत्याकांड। फ्रेंड्स यहां पे गोलियां चला देता है, ये हुआ, इसकी डेट याद रखनी है, इसकी आरपीएससी डेट पूछती है, कोई भी एग्जाम भर्ती बोर्ड हो वो इसकी डेट पूछती है, और इसकी डेट बड़ी प्यारी सी डेट है, 13/7/23। 23 मतलब 1923, 2023 नहीं है भैया, 13/7/23। ये इसकी डेट है, 13 जुलाई 1923 को ये घटना हुई, और यहां पर रूपा जी व करपा जी नामक किसान इस गोलीबारी में क्या हो गए, शहीद हो गए। रूपा जी करपा जी नामक किसान इस गोलीबारी में शहीद हो गए। और इस घटना से व्यतीत होकर उदयपुर महाराणा ने दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी। यह है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन में क्या है, पहला समझौता किन किन के बीच में हुआ था, ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य 1922 में समझौता हुआ। समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ, विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से हुआ। इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। उदयपुर महाराणा ने इसको अमान्य कर दिया। मिस्टर ट्रेंच को बेचा गया। ट्रेंच ने जब किसानों से मुल्लाचार किसान नहीं मिले, गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ 13/7/23 को, जिसमें रूपा जी करपा जी मारे गए। इसके बाद में अगला आंदोलन आता है बूंदी किसान आंदोलन। देखो, साधु सीताराम दास ने बूंदी में भी किसान पंचायतों का गठन करवा दिया था। बूंदी किसान आंदोलन छोटा सा है, आप एक बार वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सीरीज से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब हम बहुत जल्द लगभग आधुनिक राजस्थान के को पूरा करेंगे। इसके बाद में एक एक वीडियो में ही हम पूरे को समेटने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी दावा करता हूं कि मैं लगभग उन सभी फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो भी फैक्ट्स होंगे वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से लिए गए हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पुस्तकों से लिए गए ही मैं सारे के सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। बूंदी किसान आंदोलन में 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी में किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास, इन्होंने डाबी में किसान पंचायत का गठन 1920 में ही कर दिया था, और उसका अध्यक्ष था, जो डाबी किसान पंचायत थी उसका अध्यक्ष बनाए गए थे हरला भड़क। हरला भड़क। ऐसी और भी कई किसान पंचायतें थी, जैसे बरड़ किसान पंचायत, बरुगन किसान पंचायत और गरदड़ा किसान पंचायत। जैसे बरड़, बरुगन और गरदड़ा, ये सारी किसान पंचायतें, और भी किसान पंचायतें हो रही होंगी। यहां पे होता है डाबी हत्याकांड, यहां पे होता है डाबी हत्याकांड। यह घटना है 2 अप्रैल 1923 की। इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी। उस समय नानकजी भील और देवीलाल जी गुजर मारे गए। डाबी हत्याकांड में नानकजी भील और
देवीलाल जी गुर्जर मारे गए थे, शहीद हो गए थे। जिस समय गोली चली थी उस समय ये झंडा गीत गा रहे थे। इनके गीत के कुछ बोल मैं लिख के लाया हूं, आपको बताऊं। गाड़ा रहो रे मर्दाओ, था को दुख सभी मिट जाए, गाड़ा रहो रे सभा मायने घुस जावेगी अन्याय की फौज, बंदूक क्या तरवारिया चालसी तो मत कर जो सोच, गाड़ा रियो रे मर्दाओ, गाड़ा रियो रे मर्दाओ। बूंदी किसान आंदोलन की ये एक ही घटना है जो आप बहुत सारे एग्जामों में पूछा होगा कि ढाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को, जहां पे नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर मारे गए थे, ये शहीद हुए थे। और इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी था, ये पुलिस अधिकारी था जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, पुलिस अधिकारी। इसके बाद में बूंदी में हिंडोली सम्मेलन भी हुआ था। हिंडोली में एक सम्मेलन हुआ था हुरडेश्वर मंदिर में। देखो भैया, जिस मंदिर के नाम में स्वर लगे लास्ट में, समझ लेना वो शिव जी का मंदिर होगा। कोई सा भी मंदिर देख लेना, आप नाम देख लेना, भले रंगेश्वर हो, कोई सा भी हो, हिंडोली सम्मेलन। इसमें गुर्जर और मीणा किसानों ने भाग लिया था। कहां पे हुआ था? हुरडेश्वर मंदिर में हुआ था। ये हुरडेश्वर महादेव मंदिर में हुआ था, जिसमें लगभग 500 गुर्जर और मीणा किसानों ने भाग लिया था। तो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले बिजौलिया किसान आंदोलन देखा, फिर बेगू किसान आंदोलन देखा, फिर बूंदी किसान आंदोलन देखा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। मैं इन्हीं के साथ में बहुत जल्द अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हम अलवर किसान आंदोलन देखेंगे, और अलवर किसान आंदोलन को 2 भागों में बांट के देखेंगे, जैसे निमराना किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। इसके बाद में शेखावटी किसान आंदोलन, और फिर जब मारवाड़ किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन, ये हम प्रजामंडल आंदोलन के साथ में पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।